आज हम हिंदी साहित्य के विशाल परिदृश्य की एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे पास उपन्यास, कहानियों, नाटक और कविताओं के कुछ अंश हैं जो अलग-अलग युगों की झलक देते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हिंदी साहित्य की आवाज समय के साथ बदली कैसे, वो कब पूरे समाज के लिए बोली, कब व्यक्ति के मन की गहराइयों में उतरी और कब उसने खुद अपनी आजादी का ऐलान किया। सही। चलिए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उपन्यास से। स्त्रोतों में प्रेमचंद के गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा गया है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब सिर्फ इसलिए कि एक मोटा उपन्यास है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ आकार की बात बिल्कुल नहीं है। ये इसके कैनवस के फैलाव की बात है। महाकाव्यात्मक इसलिए क्योंकि ये अपने समय के भारत का एक जीता जागता धड़कता हुआ चित्र है। अच्छा। प्रेमचंद ने उस दौर की शायद ही कोई ऐसी नस हो जिसे छुआ ना हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब कुछ। जैसे कि स्रोतों में कई मुद्दों का जिक्र है। नारी आंदोलन, दलित आंदोलन, दहेज। हाँ, और कमाल की बात यह है कि प्रेमचंद इन समस्याओं को अलग अलग नहीं देखते। वो दिखाते हैं कि कैसे ये सब एक दूसरे में गुंथा हुआ है। उपन्यास में एक तरफ सरोज के रूप में पढ़ी लिखी अपने अधिकारों के लिए लड़ती नारी है। हाँ। तो दूसरी तरफ सिलिया का परिवार है जो दलित होने का दंश झेल रहा है। सोना और रूपा के बहाने दहेज की चिंता है, तो नोहरी के जरिए बेमेल विवाह का दर्द। और ये सब कुछ होरी की कहानी के इर्द गिर्द बुना गया है। बिल्कुल। जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई तो गरीबी और कर्ज से है। और यही गोदान महाकाव्य बनता है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि होरी की जो आर्थिक तंगी है वो सीधे तौर पर उसके सामाजिक सम्मान से जुड़ी है। जो कर्ज उसे तोड़ रहा है वही उस सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था का हिस्सा है, जहां थानेदार से लेकर पंचायत तक सब किसान का शोषण कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति की त्रासदी। हाँ, एक व्यक्ति की त्रासदी पूरे राष्ट्र की त्रासदी का प्रतीक बन जाती है। ये समस्याओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक जिंदा इकोसिस्टम का विश्लेषण है। तो गोदान एक तरह से समाज का एक्सरे है, लेकिन फिर साहित्य ने एक बहुत दिलचस्प मोड़ लिया। कैमरा बाहरी दुनिया से हटकर इंसान के मन के अंदर जूम इन होने लगा। यहाँ मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की बात आती है। एकदम सही कहा। अब घटनाएं उतनी जरूरी नहीं रही जितना घटनाओं पर पात्र का चिंतन मनन और उसकी जो मानसिक उथल पुथल है वो जरूरी होगी। तो पात्र अब किसी वर्ग का प्रतिनिधि नहीं था, जैसे होरी किसान वर्ग का था। नहीं, अब पात्र सिर्फ एक व्यक्ति था, अपने अंदरूनी संघर्षों और अपनी उलझनों के साथ। इसका मतलब है कि लिखने का तरीका भी बदला होगा। बिल्कुल। मन के अंदर की बातें बताने के लिए भाषा भी तो अलग चाहिए। भाषा ज्यादा प्रतीकात्मक हो गई, मतलब सिंबॉलिक। जैसे एक उपन्यास में पात्र मृणाल का कहना कि मैं चिड़िया हो जाना चाहती हूँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आजादी की एक ऐसी तड़प है जिसे शायद 100 पन्नों में भी बयान नहीं किया जा सकता। यानी अब लेखक पाठक को सीधे सीधे सब कुछ बता नहीं रहा, बल्कि महसूस करने और सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, ये तो पढ़ने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव था। और शायद यही मनोवैज्ञानिक बदलाव नई कहानी आंदोलन में और मुखर हो गया, खासकर शहरों में। हाँ, नई कहानी ने आजादी के बाद के शहरी मध्य वर्ग के अकेलेपन, अजनबीपन और उस तनाव को आवाज दी। और इसका एक केंद्रीय विषय था रिश्तों का टूटना। क्या ये इसलिए था कि शहर में पुराने सामाजिक ताने बाने जैसे संयुक्त परिवार वो कमजोर पड़ रहे थे? बिल्कुल, वही इसका मूल कारण था। गांव से शहर आए व्यक्ति की जड़ें उखड़ चुकी थी और शहर की भीड़ में वो अकेला था। आप उषप्रिय मोदा की कहानी वापसी या भीष्म साहनी की चीफ की दावत देखिए। हाँ, दोनों ही बहुत कमाल की कहानियां हैं। दोनों कहानियां इसी टूटन की त्रासदी को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाती हैं, जहां परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर हैं। और इसका असर स्त्री पुरुष संबंधों पर भी पड़ा होगा, जहां स्त्री अब पहले जैसी नहीं थी। निश्चित रूप से शिक्षित और आत्मनिर्भर होती स्त्री ने पारंपरिक समीकरणों को चुनौती दी। धर्मवीर भारती की सावित्री नंबर 2 जैसी कहानियां इसी बदलते रिश्ते की पड़ताल करती हैं। अच्छा। जहां स्त्री अब सिर्फ त्याग की मूर्ति नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अपनी खुशी के लिए सवाल कर रही है। तो उपन्यास और कहानियों में हम देख रहे थे कि कैसे लेखक समाज की हकीकत और इंसान के मन की गहराइयों को कागज पर उतार रहा था। लेकिन इसी हकीकत को मंच पर सबके सामने जिंदा किरदारों के जरिए दिखाना,
वो एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। हाँ, यहीं से हिंदी नाटक का सफर दिलचस्प हो जाता है। और उस दौर में हिंदी नाटक पर पारसी थिएटर का बहुत गहरा प्रभाव था। स्रोतों में भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद दोनों के नाटकों पर इसके असर की बात कही गई है। ये बात मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है। पारसी थिएटर तो अपने तड़क भड़क, चटक मटक डायलॉग्स और हाँ, मनोरंजन के लिए जाना जाता था। बिल्कुल। तो फिर भारतेंदु और प्रसाद जैसे गंभीर साहित्यकारों ने उसे क्यों अपनाया? क्या उन्हें उसमें कुछ खास दिखा? उन्हें उसमें जनता से जुड़ने की ताकत दिखी। अच्छा, पारसी थिएटर लोकप्रिय था, तो उन्होंने उसके मनोरंजन वाले फॉर्मूले को अपने गंभीर सामाजिक और राष्ट्रीय मकसद के लिए इस्तेमाल किया। जैसे भारतेंदु के भारत दुर्दशा में गीतों की भरमार और पर्दों का इस्तेमाल पारसी शैली से लिया गया, लेकिन गीत भारत की दुर्दशा पर थे। और प्रसाद के नाटकों में? वहां तो ऐतिहासिक कहानियां होती थीं। वहां भी ये असर साफ है। स्कंदगुप्त में चमत्कार और रोमांच भरे दृश्य, जैसे नदी में बाढ़ का आना, कहानी में अचानक कोई षड्यंत्र, हत्या या अपहरण, हाँ, ये सब दर्शकों को सीट से बांधे रखने वाले पारसी थिएटर के तत्व थे। यहाँ तक कि किरदारों में अचानक हृदय परिवर्तन हो जाना, जैसे किसी डाकू या वेश्या का एकदम से संत बन जाना, ये भी वहीं से प्रेरित था। लेकिन भारतेंदु ने सिर्फ नकल तो नहीं की होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसमें कुछ अपना भी जोड़ा होगा? बिल्कुल। उन्होंने इस शहरी फारसी अंदाज वाली शैली में लोकनाट्य की आत्मा फूंक दी, मुहावरों और लोकोक्तियों का जमकर इस्तेमाल किया ताकि नाटक आम आदमी से बात कर सके। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नियम तोड़े। हाँ, भारतीय और वस्तु के नाट्य परंपरा में आत्महत्या जैसा दृश्य मंच पर दिखाना वर्जित माना जाता था, पर उन्होंने भारत दुर्दशा में इसे दिखाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये एक तरह का स्वच्छंदतावादी प्रयोग था। मतलब अब नियम से ज्यादा लेखक की भावना और उसकी अभिव्यक्ति जरूरी हो गई थी। अच्छा, वो दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देना चाहते थे, बल्कि उन्हें झकझोरना चाहते थे। ये वही सोच थी जो यूरोप में रोमांटिक मूवमेंट के नाम से जानी गई। और भारतेंदु उसे भारतीय मंच पर आजमा रहे थे। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात स्रोतों में है कि प्रसाद के नाटक जैसे चंद्रगुप्त, हाँ, और इसके कई कारण थे। एक तो उनके नाटकों की कहानी का ताना बाना बहुत उलझा हुआ होता था। किरदारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, भाषा काफी संस्कृत से भरी हुई और संवाद बहुत लंबे लंबे होते थे। तो उस समय के हिसाब से मुश्किल था। उस समय के सीमित संसाधनों वाले थिएटर के लिए ये लगभग असंभव था। तो एक तरह से प्रसाद अपने समय से आगे का लिख रहे थे, मानो वो भविष्य के थिएटर के लिए लिख रहे हो, इस उम्मीद में कि एक दिन तकनीक और कलाकार उनके स्तर तक पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह सकती हैं। बाद में आलोचकों और रंगकर्मियों ने यही माना कि आधुनिक नाट्य उपकरणों, सही अभिनेताओं और नाटक की आत्मा को बचाते हुए कुछ बदलावों के साथ सफल मंचन संभव है। हाँ, इनका सफल मंचन पूरी तरह संभव है। तो हमने देखा कि गद्य और नाटक में साहित्य की आवाज कैसे समाज और व्यक्ति के बीच घूम रही थी। लेकिन कविता की दुनिया में तो आवाज का ये बदलाव और भी साफ सुनाई देता है। स्रोतों में जैन और नाथ साहित्य का जिक्र है, जिनका मकसद तो एकदम तय था। उनका मकसद कलात्मकता से ज्यादा वो अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रसार करना था। अच्छा। उनका काव्य उपदेशात्मक है, यानी सीधे सीधे सही गलत बताने वाला। कला का प्रदर्शन लक्ष्य नहीं था, धर्म का प्रचार था। इसी कड़ी में स्वयंभू हुए, जिन्होंने पौमचर्यों यानी जैन रामायण लिखी, और अपने इस काम की वजह से उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया। यहाँ से हम एक लंबी छलांग लगाकर द्विवेदी युग में आते हैं, जहाँ कविता का उद्देश्य एक बार फिर सामाजिक हो जाता है, लेकिन एक नए तरीके से। यहाँ इतिवृत्तात्मकता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या मतलब है? इतिवृत्तात्मकता का सीधा सा मतलब है वर्णनात्मकता, यानी डिस्क्रिप्टिव होना। हाँ, किसी विषय का सीधा सरल वर्णन बिना किसी लाग लपेट या चमत्कार के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि कविता का काम सिर्फ कल्पना की उड़ान भरना या मनोरंजन करना नहीं है, उसका एक सामाजिक उपयोग होना चाहिए। उनका वो मशहूर कथन भी है कि कविता किसी भी विषय पर हो सकती है। हाँ, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत। उनका कहना था कि दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज कविता का विषय बन सकती है, बशर्ते वो समाज के लिए उपयोगी हो। इसीलिए उन्होंने अभिधा शब्द शक्ति यानी सीधी सपाट भाषा को बढ़ावा दिया, ताकि कविता सिर्फ विद्वानों की जागीर न रहे। बिल्कुल, ताकि वो आम लोगों तक पहुंचे। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। ये बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। इसका सबसे क्रांतिकारी उदाहरण तब दिखा जब उन्होंने 1914 में अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में एक दलित लेखक हीरा डोम की कविता छापी। अच्छा। आज उस कविता को दलित साहित्य की शुरुआती रचनाओं में गिना जाता है। उस युग के हिसाब से यह एक ऐतिहासिक कदम था। और फिर
इस अनुशासन के बाद एक विद्रोह हुआ, निराला और मुक्त छंद का आगमन। हाँ, यहाँ से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। द्विवेदी युग के नैतिक अनुशासन और नियमों के बंधन के खिलाफ यह एक कलात्मक विद्रोह था। निराला ने घोषणा की, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। उन्होंने छंदों के बंधन को तोड़ दिया और कहा कि कविता का व्याकरण भाव की लय से तय होगा, बाहरी नियमों से नहीं। उनकी कविता जूही की कली को इसी का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। हाँ, जूही की कली को मुक्त छंद की पहली महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। और ये सिर्फ एक शायरी का बदलाव नहीं था, यह सोच का भी बदलाव था। बिल्कुल। ये सोच और संवेदना के स्तर पर एक नयापन, एक नई आजादी का ऐलान था। कविता अब समाज सुधार का औजार होने के साथ साथ कवि की निजी अनुभूति की अभिव्यक्ति भी बन रही थी। और इसी दौर में एक और बहुत अलग आवाज सुनाई देती है महादेवी वर्मा की। उनकी कविता का केंद्रीय भाव वेदना या दुख है। ये वेदना कहाँ से आती है? क्या ये पूरी तरह व्यक्तिगत है? ये एक जटिल सवाल है और इस पर हमेशा बहस रही है। सही। कुछ आलोचक इसे उनके दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी से जोड़ते हैं, कुछ इसे एक आध्यात्मिक या अलौकिक वेदना मानते हैं, ईश्वर से न मिल पाने की पीड़ा। खुद महादेवी ने इसे बुद्ध के करुणा के दर्शन और अपने जीवन के दुखों दोनों से जोड़ा। तो इसकी शुरुआत व्यक्तिगत अनुभव से ही होती है, लेकिन जो बात उन्हें महान बनाती है वो ये है कि उन्होंने इस व्यक्तिगत वेदना का उदात्तीकरण कर दिया। अच्छा। उसे एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल अनुभव बना दिया। जब वो कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यह सिर्फ महादेवी का दुख नहीं रह जाता, यह हर उस इंसान का दुख बन जाता है जिसने कभी पीड़ा महसूस की हो। पर क्या उनकी वेदना में सिर्फ उनका ही दुख शामिल है? नहीं, और यही उनकी कविता का सबसे खूबसूरत पहलू है। उनकी वेदना सिर्फ अपनी नहीं है, उसमें गहरी सामाजिक चेतना भी है। वो लिखती हैं, मेरे हंसते अधर नहीं, जग की आंसू लड़ियां देखो। यहाँ वो अपनी पीड़ा को पूरे संसार की पीड़ा से जोड़ देती हैं। उनकी आवाज एक व्यक्ति की होते हुए भी पूरे जग के लिए बोलती है। तो गोदान के सामाजिक यथार्थ से लेकर महादेवी की व्यक्तिगत वेदना तक, उपदेश देने वाले दोहों से लेकर निराला के मुक्त छंद तक, हिंदी साहित्य की आवाज ने वाकई एक लंबा और विविधताओं भरा सफर तय किया है। ये दिखाता है कि साहित्य कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा धारा की तरह है। सही। ये हमेशा अपने समय और समाज से संवाद करता है, कभी उसके नियमों को अपनाता है और कभी उन्हें तोड़कर नया रास्ता बनाता है। हर युग अपने सवाल पूछता है और साहित्य अपने तरीके से उनके जवाब तलाशता है। और इन सब बातों से एक सवाल मेरे मन में आता है। इन स्रोतों में हमने साहित्य के कई उद्देश्य देखे, धर्म का प्रचार, समाज सुधार, कलात्मक आनंद और आत्माभिव्यक्ति। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के हमारे दौर में जब जानकारी और मनोरंजन के इतने साधन मौजूद हैं, तब साहित्य का सबसे जरूरी मकसद क्या होना चाहिए।